हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे जनवरी 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र, जिसका पार्ट 2 हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किसकी है? तो ध्यान दें जरा, यहाँ एक कविता है, गौर करेंगे। मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्बीली। क्या है पंक्ति? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्बीली, लांग साथ लंबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली। लांग साथ लंबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं की लगा अभी तक, टूटी नहीं की लगा अभी तक उपनिवेश का दाग। टूटी नहीं की लगा अभी तक उपनिवेश का दाग। बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जगाऊं आग। बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जगाऊं आग। तो दोस्तों, किसकी पंक्ति है? ध्यान रखें, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्ति है। मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्बीली, लांग साथ लंबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं की लगा अभी तक उपनिवेश का दाग। बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जगाऊं आग। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश एवं गिरिजा कुमार माथुर, इनमें से प्रपद्यवादी कवि कौन से नहीं हैं? तो ध्यान रखें, गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर प्रपद्यवादी कवि नहीं है। दोस्तों, प्रपद्यवाद को ही नकेनवाद भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन है नकेनवाद में? तो नकेन ध्यान से देखें कैसे बना है। यहाँ पर है एक नाम नलिन विलोचन शर्मा, एक है केसरी कुमार, एक है नरेश मेहता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनके आगे, इनके नाम के, इन तीनों व्यक्तियों के नाम के आगे के कीवर्ड्स को लेकर नकेनवाद बना है, जिसे हम प्रपद्यवाद भी कहते हैं। तो ध्यान रखें, प्रपद्यवादी कवि हैं कौन कौन? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार आदि, सॉरी नरेश मेहता आदि। ठीक है, बाकी गिरिजा कुमार माथुर प्रपद्यवादी कवि नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है। क्या है पंक्ति? कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है। क्या है? उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन है दोस्तों। क्या? कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। ठीक है, याद रखें, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास, किसके? प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित नाटक कौन सा है? तो ध्यान रखें, सूरदास। सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित नाटक है। तो सूरदास एक नाटक है, किसका है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, किस पर आधारित है? प्रेमचंद के उपन्यास पर। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक, अगला प्रश्न है, भक्तमाल। क्या है? भक्तमाल। इसमें, इस कृति में
रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले तो ये समझें कि भक्तमाल किसकी रचना थी। तो नाभादास की कृति है भक्तमाल। अब पूछ रहे हैं कि भक्तमाल में रामानंद के जो पहले 4 शिष्य, कुल शिष्य थे रामानंद जी के 12 थे, ठीक है, जिनमें से पहले 4 पूछे जा रहे हैं। तो पहले 4 शिष्य हैं दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, ये 4 शुरुआती बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गौर करें जरा, कौन कौन? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नर हरियानंद। दोस्तों नर हरिदास नहीं है, नर हरियानंद है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तुलसीदास के गुरु थे नर हरिदास, यहाँ पर बात हो रही है नर हरियानंद की, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नर हरियानंद, ये प्रथम 4 शिष्य हैं रामानंद जी के। इनके अलावा कबीरदास, धर्मदास, रैदास, सेठ, धन्ना, सेन, धन्ना, जाट, पीपा, ये सभी क्या हैं? और मलूकदास, ठीक है, ये सभी कौन है? तो ध्यान रखेंगे, ये सभी रामानंद के शिष्य हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मलूकदास में अभी मुझे थोड़ा सा डाउट है, बाकी के जो बताए हैं वे सभी हैं, ठीक, तो ध्यान रखना। और कबीर के उत्तराधिकारी कौन थे? धर्मदास थे, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा गौर करें। सबसे पहले संप्रदाय है श्री संप्रदाय। कौन सा? श्री संप्रदाय। फिर है दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, किसका था ये? मध्वाचार्य, ठीक है। फिर है रुद्र संप्रदाय। कौन सा? रुद्र संप्रदाय। फिर है सनक आदि संप्रदाय, सनक आदि संप्रदाय, ठीक है। तो ये सभी संप्रदाय हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। कैसे? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक आदि संप्रदाय। एक बार फिर से सुने, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक आदि संप्रदाय, ठीक है। तो ये सभी सही क्रम में है, किसके अनुसार? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगी, जो लोग भी मेरे चैनल से स्टडी कर रहे हैं उनके दोस्तों को या उन्हें मेरा चैनल ना मिले इजीली, तो आप सर्च करें हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा। हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो चैनल पर विजिट करें, सभी प्लेलिस्ट देख लें, ठीक है। और उसी में से एक प्लेलिस्ट है रामबाण संकलन की, ठीक है, जिसमें क्रम से सभी विधाओं के से संबंधित सभी रचनाएं वहां पर ली गई हैं। तो आप समय निकाल करके उन्हें जरूर देखें। आप अगर उन्हें देख लेते हैं तो दोस्तों किताबें उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन लगा लें, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद आप अपनी किताबें भी देखें, क्योंकि किताबों की सारी बातें वीडियोस में नहीं है, ठीक है। जो छूट जाएंगी वो आप अपनी किताबों से कवर कर लें, ठीक। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ संप्रदायों की, तो संप्रदायों से संबंधित वीडियो भी आपको रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप एक बार चैनल पर विजिट करें और जाएं, देखें प्लेलिस्ट, ठीक है, और उसके बाद अपनी स्टडी करें, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, जरा ध्यान दें। क्या है? कालक्रम की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? कालक्रम की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले काव्य कृति है अंग दर्पण। कौन सी? अंग दर्पण। फिर है विरह वारिस। विरह वारिस किसकी है? बोधा की है। फिर है व्यंग्यार्थ कौमुदी। कौन सी? व्यंग्यार्थ कौमुदी। फिर है मधुर प्रिया। मधुर प्रिया, ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक बार फिर से सुन लें। सबसे पहले है अंग दर्पण। कौन सी? अंग दर्पण। फिर है विरह वारिस। विरह वारिस, ठीक है। फिर है व्यंग्यार्थ कौमुदी। फिर है मधुर प्रिया। मधुर प्रिया, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम में हैं, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये रीति काल के दोस्तों वीडियो हैं, ठीक है। रीति काल से संबंधित आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस के वीडियो अगर देखने हैं तो आप मेरी 1 लाइनर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, आप उसे देख लें, ठीक है। उसमें आपको रीति काल से संबंधित और इन रचनाओं से संबंधित सभी
प्रश्नोत्तर क्रम में आपको क्या मिल जाएंगे, प्रश्न मिल जाएंगे और जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देख लें उन्हें। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले रचना है रश्मि रथी। कौन सी? रश्मि रथी। फिर है कनुप्रिया। कौन सी? कनुप्रिया। रश्मि रथी किसकी है? दिनकर की। कनुप्रिया किसकी है दोस्तों? अज्ञे की। फिर है कनुप्रिया, कनुप्रिया थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे, धर्मवीर भारती की है या अज्ञे की। ठीक है, तो ध्यान से एक बार इसे देख लेना, गूगल कर लेना। ठीक, फिर है संशय की एक रात। किसकी है? नरेश मेहता की कृति है संशय की एक रात। फिर है द्रौपदी। द्रौपदी किसकी है? तो ध्यान रखें, सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है द्रौपदी। ठीक है, एक बार फिर से सुने। सबसे पहले रश्मि रथी, फिर कनुप्रिया, फिर है संशय की एक रात, फिर है द्रौपदी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। गौर करना, जरा ध्यान दे दोस्तों। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान रखें, भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सत्सई सिंगार, मधु मुकुल। कौन कौन सी? भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सत्सई सिंगार और मधु मुकुल। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रबंध काव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान रखें दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रबंध काव्यों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले है विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है जो कि एक प्रबंध काव्य है, विष्णु प्रिया। इसके बाद है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी दोस्तों चंपू काव्य है, किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। कब आया? 1907 में। ठीक है, वहीं अगर उर्वशी की बात करें तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की भी रचना है। ठीक है, तो देख लेंगे रामधारी सिंह दिनकर या राम नरेश त्रिपाठी, इनमें से किसी एक की रचना है। कुल मिलाकर बात यह है कि उर्वशी नाम से 2 रचनाएं हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक, अगली रचना है लोकायत्न। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है दोस्तों लोकायत्न। ठीक है, और इसे पुरस्कार भी मिल चुका है। फिर है आत्मजयी। आत्मजयी किसकी रचना है? तो ध्यान रखें, कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। ठीक है, अब जरा एक बार फिर से सुने दोस्तों। सबसे पहले है विष्णु प्रिया, फिर है उर्वशी, फिर है लोकायत्न, फिर है आत्मजयी। ये सभी क्या है? ये सभी प्रबंध काव्य हैं जो कि क्रम में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, क्या है? जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है, ध्यान दें, राजकमल चौधरी। क्या है? राजकमल चौधरी। फिर है श्रीकांत वर्मा, फिर है केदारनाथ सिंह, फिर है धूमिल। ठीक है, तो ध्यान रखें, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, फिर है धूमिल। ये सभी क्या हैं? सही अनुक्रम में है जन्म काल के अनुसार कवि। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देंगे, जन्म काल की दृष्टि से निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले निबंधकार है दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। इनका निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे और खत। ठीक है, 2 निबंध है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। फिर है श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास। फिर है सरदार पूर्ण सिंह जी। कौन? सरदार पूर्ण सिंह जी। फिर है गुलाब राय। कौन? बाबू गुलाब राय। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले है बाल मुकुंद गुप्त, फिर है श्याम सुंदर दास, फिर है सरदार पूर्ण सिंह, इसके बाद आते हैं गुलाब राय। ठीक है, और ये चारों की चारों निबंधकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनकी रचनाएं प्रश्न पत्र में जरूर मिलती हैं। ठीक है, गुलाब राय को और सरदार पूर्ण सिंह को, इनको तो बहुत अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, क्योंकि बाल मुकुंद गुप्त की ज्यादा नहीं है। ठीक है, श्याम सुंदर दास की भी उतनी रचना नहीं है, लेकिन इन दोनों की जरूर पूछी जाती है। ठीक है, तो आप जरूर कर लें। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों, क्या है? जन्म काल के अनुसार उपन्यासकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान रखें, यशपाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
अज्ञे और रांगे राघव। कौन कौन? जन्म काल के अनुसार उपन्यासकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान रखें, सबसे पहले यशपाल, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, फिर अज्ञे, फिर हैं रांगे राघव। ठीक है, तो ये सभी उपन्यासकार हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। यशपाल का उपन्यास कौन सा है? झूठा सच। ठीक है, झूठा सच, दिव्या। ठीक है, इनके उपन्यास है इंपॉर्टेंट। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है? पुनर्नवा। ठीक है, चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा। ठीक है, और बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है। ध्यान रखें, अज्ञे का बहुत चर्चित उपन्यास है कौन सा? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी। ठीक है, और रांगे राघव, इनका उपन्यास अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इनकी एक रचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं, नटों के जीवन पर आधारित रचना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करना जरा दोस्तों। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान रखें, सबसे पहले कहानी है, कौन सी कहानी? जरा गौर करेंगे, कहानी शरणार्थी। कौन सी? कहानी शरणार्थी। फिर है कहानी ठुमरी। कौन सी? ठुमरी। फिर है सतह से उठता आदमी। कौन सी? सतह से उठता आदमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कहानी शोभा यात्रा। कहानी शोभा यात्रा। ठीक है, तो एक बार फिर से सुने, सबसे पहले है कहानी शरणार्थी, फिर है ठुमरी, फिर है सतह से उठता आदमी, ये कई बार पूछी गई है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें, फिर है शोभा यात्रा। तो याद रखेंगे सभी कहानियों को। ठीक है, ये सभी कहानी संग्रह हैं, सही अनुक्रम में है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आपको इनके क्रम से वीडियो चाहिए तो आप मेरे रामबाण संकलन के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, रामबाण संकलन एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाएं और वीडियोस देखें कहानी से संबंधित। ठीक है, गौर करें दोस्तों, जन्म काल के अनुसार नाटककारों का सही अनुक्रम क्या है? तो जन्म काल के अनुसार नाटककारों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले नाटककार हैं हरि कृष्ण प्रेमी। कौन? हरि कृष्ण प्रेमी। फिर है भीष्म साहनी। कौन? भीष्म साहनी। फिर है मोहन राकेश। मोहन राकेश। फिर है शंकर शेष। शंकर शेष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटककार हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन ले, हरि कृष्ण प्रेमी। ठीक है, फिर है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का नाटक कौन सा है? हानुष, कबीरा खड़ा बाजार में और माधवी, ये बहुत ही इनके इंपॉर्टेंट नाटक हैं। ठीक है, इसके बाद है मोहन राकेश जी। मोहन राकेश। ठीक है, इनके नाटक हैं कौन कौन से? लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस है, आधे अधूरे हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक और है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक, इसके बाद है शंकर शेष। ठीक है, तो शंकर शेष के भी नाटक आप देख लें। तो ये हो गए हमारे क्रम से हरि कृष्ण प्रेमी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश और शंकर शेष, जो कि सही अनुक्रम में हैं जन्म काल के अनुसार। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा गौर करना, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो गौर करें, सबसे पहले है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रह अंगद का पांव। कौन सा? अंगद का पांव। कब आया? 1958 ईस्वी में आया हुआ निबंध संग्रह है अंगद का पांव। ठीक है, फिर है अध्यतन। अध्यतन किसका है? तो ध्यान रखें, अज्ञे का निबंध संग्रह है अध्यतन। ठीक है, कब आया? 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी। फिर है हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह, कौन सा दोस्तों? विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर कब आया? 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में आया हुआ निबंध संग्रह है विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक, फिर है इसके बाद दोस्तों निबंध संग्रह मराल। कौन सा? निबंध संग्रह मराल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रचनाकार अभी मैं भूल रही हूँ। ठीक, इनका ये कब आया? 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में। तो आप एक बार फिर से सुने, सबसे पहले है
अंगद का पांव निबंध संग्रह आया 1958 ईस्वी में। फिर आया दोस्तों अद्यतन, कौन सा? अद्यतन 1977 ईस्वी में। फिर आया विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर कब आया? 1980 में, 1980 में, ठीक है। फिर आया मराल, कौन सा? मराल 1993 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, सभी निबंध संग्रहों को। अगला प्रश्न देखते हैं, जरा गौर करें। नाटक के कथानक में, ध्यान से सुनेंगे प्रश्न, नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं। नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं। 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम क्या है? 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान रखें दोस्तों, सबसे पहले है विषकंभक, कौन? विषकंभक। फिर है प्रवेशक, ध्यान से सुनना, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा गौर करेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें, ठीक है, गौर करना जरा, क्योंकि आप किताबों में वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां ये चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो प्रश्न के माध्यम से आप चीजों को क्या है इंपॉर्टेंट है, आप ये चीजें समझ जाएं। तो सबसे पहले है विषकंभक, फिर है प्रवेशक, फिर है चूलिका, फिर है आकांक्षे, फिर है अंकावतार। क्या? विषकंभक, प्रवेशक, चूलिका, आकांक्षे और अंकावतार। ये सभी क्या है? नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य हैं जो कि 5 प्रकार के हैं, और इन सूच्य कथानकों का ये क्या है? सही अनुक्रम है, ठीक है। विषकंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकाक्षे, अंकावतार, ठीक है। अब ध्यान से सुने, मेरी घटना चक्र की एक प्लेलिस्ट है, उसमें 247 से ऊपर के वीडियोस हैं, ठीक है, उसमें जाना, वहां जाकर के आप देखोगे, ठीक है, जो नेट जेआरएफ वाले वीडियोस स्टार्ट हुए हैं उससे पहले के वीडियोस, संस्कृत साहित्य से पहले के वीडियोस होंगे, उसमें इस प्रश्न को डिटेल से बताया गया है, ठीक है। उन वीडियोस में ये प्रश्न बहुत ही डिटेल से बताया गया है, आप एक बार उन प्रश्नों को भी कर लें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विषकंभक से क्या अभिप्राय है, चूलिका से क्या अभिप्राय है, प्रवेशक से क्या अभिप्राय है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो आप एक बार उन वीडियोस को भी देख लेना मेरी सलाह से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, हिंदी साहित्य इतना व्यापक है, ठीक है। तो आप उन चीज़ों पर, जो चीज़ें आपकी अच्छी हैं उन पर अभी थोड़ा सा कम समय लगाएं, जिन चीज़ों पर आपकी कमांड कम है अभी आप उनको पक्का करें, ठीक है। तो 50% तो आपने पहले, हमारी गलती क्या होती है पता है, जो चीज़ हमने कर ली होती है उसी को हम बार बार करते हैं, ठीक है, मतलब वो हमारी पहले से फिक्स है और उसी को करने के क्रम में हम आगे की चीज़ें करना भूल जाते हैं। तो अगर आगे के आपके सही हैं, मान लो जैसे आदिकाल जिनका सही है तो वो भक्ति काल पे फोकस करने लग जाएं, भक्ति काल जिनका सही है वो रीति काल पे आ जाएं, रीति काल जिनका सही है वो आधुनिक काल पे आ जाएं, और जिनका रीति काल तक बिल्कुल सही है वो आधुनिक काल से शुरू करें, पहले अब उसको पक्का कर लें, ठीक है। क्योंकि सिर्फ हम क्या करते हैं 50% तक ही पढ़ पाते हैं चीज़ों को और एग्जाम देने चले जाते हैं, और बचा हुआ 50% हम नहीं कर पाते, ठीक। तो आपको अपना 50%, तो आपने जो चीज़ें मजबूत हैं उन पर अभी कम फोकस करो, उनको सिर्फ रिवाइज कर लो, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो समय निकाल कर, वीक में निकाल लो, ठीक है, या फिर 3 दिन बाद, ऐसे एक टाइम सेट करके, ठीक। अदरवाइज जो आपका वीक पॉइंट है, ठीक है, वीक सेक्शन है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान लगाएं दोस्तों, ठीक है, ताकि चीज़ें आपके लिए और आसान होती जाएं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करना जरा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, गौर करेंगे। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचना ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो ध्यान दें, सबसे पहले है दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आलोचना ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल नाम ही दिया है
आदिकाल को जो युग का नाम जो पड़ा है, आदिकाल किसने कहा उसे कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, आदिकाल के नामकरण को लेकर बहुत ही लंबी बहस चली है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे, ये जो आदिकाल नाम दिया है ना, ये किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। आप मेरे देख सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस में नामकरण से संबंधित वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर वन लाइनर क्वेश्चन की, तो आप उन्हें क्रम से देखते चले जाएं। ठीक है, आपको बहुत ही सही जानकारी मिलेगी। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनको इग्नोर करना, अपनी किताबों से करेक्ट कर लेना। ठीक, तो ध्यान दें दोस्तों। इसके बाद है लालित्य मीमांसा। लालित्य मीमांसा, फिर है मध्यकालीन बोध का स्वरूप। मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ठीक, तो ये 4 काव्य ग्रंथ हैं। आलोचना काव्य ग्रंथ नहीं, आलोचना ग्रंथ हैं। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। क्या क्या है जरा ध्यान दें। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, लालित्य मीमांसा और मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सभी आलोचना ग्रंथ हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें। सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो सुरेंद्र वर्मा जी के नाटकों का अनुक्रम देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। जरा ध्यान दें, सबसे पहले नाटक है द्रौपदी। कौन सा नाटक? द्रौपदी। कब आया? 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी। फिर आया इनका नाटक 8वां सर्ग। कौन सा? 8वां सर्ग 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में आया हुआ नाटक है 8वां सर्ग। फिर है दोस्तों नाटक 1 दूनी 1। कौन सा? 1 दूनी 1। कब आया? 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में आया हुआ नाटक है 1 दूनी 1। फिर है दोस्तों नाटक रति का कंगन। कौन सा? रति का कंगन। ठीक है, कब आया? 2011 ईस्वी में। 2011 ईस्वी में आया हुआ नाटक है रति का कंगन। ठीक है, अब जरा एक बार फिर से सुने। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा का नाटक है द्रौपदी। कौन सा? द्रौपदी। कब आया? 1972 ईस्वी में। फिर आया नाटक 8वां सर्ग 1976 ईस्वी में। फिर आया नाटक 1 दूनी 1। कौन सा? 1 दूनी 1 1987 ईस्वी में। फिर आया नाटक रति का कंगन। कौन सा? रति का कंगन 2011 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे सुरेंद्र वर्मा जी के नाटकों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी एक रचना और है, सूरज की पहली किरण से सूरज की अंतिम किरण तक, कुछ इस तरह का नाम है, आप याद रखें। ठीक है, ऐसे है, सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक, कुछ ये ऐसा नाम है। ठीक है, अभी मैं स्किप कर रही हूं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें जरा, क्या है? स्थापना है और तर्क है। सबसे पहले स्थापना है, ध्यान देंगे। जहां व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है। क्या है? जहां व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है, वही भाव की पवित्र भूमि है। वही भाव की पवित्र भूमि है। यह है स्थापना, जो कि सही है। ठीक है, अब है तर्क, गौर करें। इसीलिए कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था है। इसीलिए कविता में विश्व हृदय का, किसका? विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था है। तो यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी स्थापना सही है जबकि तर्क गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक बार फिर से सुने। स्थापना, जहां व्यक्ति का लोक जीवन में लय हो जाता है। व्यक्ति जीवन का, व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में, ठीक है, लय हो जाता है, यानी व्यष्टि का समष्टि में मिल जाना। ठीक, तो उस वही भाव की क्या है? पवित्र भूमि है। वही भाव की पवित्र भूमि है। ध्यान रखें, तर्क है। इसीलिए कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था है। ठीक है, तो यह बात गलत है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यानी स्थापना सही है और तर्क गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा गौर करेंगे दोस्तों। स्थापना है,
काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है। क्या है पंक्ति? काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है। तो ये है सही, ठीक है, सही है स्थापना। तर्क है क्या है? क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। और किसने कहा है रस को ब्रह्मानंद सहोदर यानी समानार्थी? तो ध्यान रखें, आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने, ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, यानी स्थापना भी सही है, तर्क भी सही है। स्थापना है काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है। तर्क है क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है स्थापना है। क्या है? रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है। तर्क क्या है? क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। यानी ए और आर दोनों ही गलत हैं। ए क्या है? रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है। और तर्क क्या है? क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। दोनों ही गलत हैं। ठीक है, ए भी गलत और आर भी गलत, ध्यान रखेंगे दोस्तों। यानी स्थापना भी गलत और तर्क भी गलत है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।